मुझे मतलब थोड़ा कहने में थोड़ी शर्म आ रही है कि मतलब नहीं आता था कुछ भी कोड। तो पहले मतलब मैं खुद जैसे आपकी वीडियो देखी, क्वेश्चन देखा, तो मैं पहले खुद टिक करता था कि इसका आंसर ये होगा। फिर आपने भी ये बताया तो 1 लगा दिया उस पे। अगर मेरा गलत निकलता तो उसे हाइलाइट कर लेता था। बट सर फिर आपने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला ड्रिल सेशन लिया था, तो सर उससे मतलब तो आज हमारे साथ हैं आदित्य शर्मा, जिनकी इस बार ऑल इंडिया रैंक 165 आई है गेट में। और आज हमारा ये जो इंटरव्यू है, ये इस बात पे के लिए है कि मेनली क्या होता है, स्टूडेंट जब गेट और ईएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके पास दो टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है नॉन कोर सब्जेक्ट्स और एक होते हैं कोर सब्जेक्ट्स। तो जब हम तैयारी करते हैं तो नॉन कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, हमेशा मैं स्टूडेंट को यही कहता हूँ, स्टार्टिंग नॉन कोर सब्जेक्ट से ही होती है। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, नेटवर्क हो गया, कंट्रोल हो गया, तो ये आपको एक एवरेज मार्क्स तो दिलवा देंगे, मगर जो रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं वो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आदित्य से, क्योंकि इनकी इस बार रैंक भी अच्छी आई है और ये बेटर बता पाएंगे कि, क्योंकि स्टूडेंट जब स्टूडेंट से सुनता है और रीसेंट रैंक वाले स्टूडेंट से सुनता है तो उसको थोड़ा सा लगता है कि किस तरीके से मुझे तैयारी करना चाहिए, तो ये गाइडेंस मिलती है। हेलो आदित्य। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो आदित्य, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस 165 रैंक के लिए। थैंक यू अपन सो मच सर। रैंकर्स मीट में मिल भी नहीं पाए थे, मैं नहीं आ पाया था किसी कारण से। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे ही मुलाकात हुआ रही है वर्चुअली, आगे चल के हो सकता है कहीं ना कहीं हम लोग मिलेंगे वैसे भी। ठीक यस है, सर, श्योर सर। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा आदित्य, जब आपने पिछले साल तैयारी स्टार्ट करी थी तब आपका कोर सब्जेक्ट में क्या था, और आपको क्या लगता है कि कोर सब्जेक्ट के बारे में आप क्या सोचते थे जब आपने तैयारी स्टार्ट करी थी? तो सर जब लास्ट ईयर में अराउंड मार्च, जब लास्ट ईयर मैंने गेट दिया था तो उस टाइम मुझे कोर मतलब जब मैंने लास्ट टाइम गेट था तो मैंने कोर सब्जेक्ट के एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे थे। मुझे कोर ज़ीरो था। मतलब एज आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मुझे मतलब थोड़ा कहने में थोड़ी शर्म आ रही है कि मतलब नहीं आता था कुछ भी कोर। बट फिर मैंने फिर आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा था मशीन्स का, अराउंड इन मई अराउंड में स्टार्ट हुआ था। तो आपने मतलब मैं आपकी क्लास ज्वाइन करी तो मैंने आपसे पूछा भी था कि सर मुझे बिल्कुल नहीं आता कोर सब्जेक्ट, ज़ीरो, मतलब कुछ भी नहीं आता था। ट्रांसफार्मर, मैग्नेटिक सर्किट्स, कपलिंग वगैरह कुछ भी नहीं पता था, ज़ीरो से एकदम, बस सर नॉन कोर आता था। तो आपने कहा था कि बस क्लास में लाइव आना है और जो भी मैं बताऊँ करते जाना है। तो मैंने बस सर थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी और जो आपने कहा करा। तो कोर सब्जेक्ट इज़ थोड़ा टफ, बट आपसे पढ़ा तो इतना मतलब बिल्कुल टफ नहीं लगा। इट वाज़ वेरी स्मूथ। एंड एक टाइम पे तो फिर ऐसा लगने लगा था कि कोर स्ट्रांग हो गया, नॉन कोर थोड़ा वीक हो गया बाई मिड ईयर आते-आते। वो मतलब कुल मिला के अगर हम बात समझे तो कोर जो सब्जेक्ट है उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, यस सर, यस सर। और अगर हम बात करें कि जैसे इलेक्ट्रिकल में हम देखें तो कोर सब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रिकल मशीन आता है, पावर सिस्टम आता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, इनका अच्छा खासा वेटेज भी होता है। और जैसा शुरुआत में भी मैंने बताया कि बाकी सब्जेक्ट से आप एक एवरेज मार्क्स लेंगे, मगर जो रैंक डिसाइड होगी वो इन सब्जेक्ट से ही होती यस है। सर, यस सर, है ना? यस सर। तो आदित्य ने डेफिनेटली रैंक अच्छी लेकर आया। अच्छा आदित्य, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे लगता है डर, लोग बोलते हैं यार मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, और जैसा आपने बताया कि स्मूथली हो गया। तो मैं स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा, आदित्य हमारे सेशन का जो लाइव सेशन होता था, सबसे कंसिस्टेंट स्टूडेंट था, मतलब रोज लाइव आना ही आना है। ठीक है, तो क्योंकि शुरुआत में मैंने आदित्य को बोला था कि आदित्य अगर आपको लेकर आना है तो सबसे पहले सुबह को 7 बजे, क्योंकि मेरी डेली 7 बजे क्लास होती थी, यस सर, यस सात सर। 7 से 10 क्लास होती थी, और डेली आना ही आना है। अगर आप कंसिस्टेंट आखिरी तक रहोगे तो ये आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ दे के जाएगा, और यही हुआ आदित्य के साथ। ये बिल्कुल कंसिस्टेंट था, इसका मतलब देखा जाए कि रेगुलर आता था। इसके साथ कुछ और भी स्टूडेंट्स थे, उनकी भी रैंक अच्छी आई है। तो आदित्य, एक और चीज़ पूछूंगा कि कोर सब्जेक्ट में, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेबिलिटी ये कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें गेट और ईएससी जैसे एग्जाम में आप जानते हैं कि ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते नहीं है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अ, अच्छा आपने कैसे बेटर कैसे बनाया है? सर मतलब अकॉर्डिंग टू मी हम एज अ लाइक मशीन्स है सर, बहुत बड़ा सब्जेक्ट ऐसे होता है कि कितना सारा पार्ट है, 3-4 महीने चलता है। तो सर मैंने जब मशीन्स किया था आपसे तो मैंने ऐसे डिवाइड किया था कि ट्रांसफॉर्मर इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, इंडक्शन मशीन इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, डीसी मशीन इज़ डिफरेंट, सिंक्रोनस मशीन इज़ डिफरेंट। सर स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई थी कि जब मैंने पहली बार कोर पढ़ा था, तो पूरी थ्योरी थी और क्वेश्चंस भी करता था मैं। तो जब शॉर्ट नोट्स बनाता था, तो ये मुझे थोड़ा डाउट रहता था कि कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। बट सर फिर आपने स्टार्टिंग में एक फार्मूला ड्रिल सेशन लिया था, तो सर उससे मतलब रिवीजन भी होने लगा और मैंने उसी को देख के शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने।
तो वो जो सीरीज़ थी सर, उसमें मतलब अगर मैंने उस पे ही फ़ोकस किया था पर्सनली, तो उससे क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी काफ़ी बढ़ गई थी कि कौन से किस टॉपिक से कौन से फ़ॉर्मूले याद कर रहे हैं और फ़ॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं। एंड सर मतलब फ़ॉर्मूला ड्रिल वाज़ वेरी गुड। हाँ, फॉर्मूला ड्रिल के बारे में मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी सारी ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स की बात कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने पहली बार यूज़ किया था लास्ट ईयर, जिसमें एआई के थ्रू मैंने हर पर्टिकुलर जो भी जैसे मशीन्स का एक टॉपिक हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, तो उसके एआई के थ्रू कुछ क्वेश्चंस हमने जनरेट करे जो बिल्कुल सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, मगर वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि सारे टॉपिक को कवर करते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो टॉपिक पढ़ने के बाद अगर हम डायरेक्टली पीवाईक्यू लगाते हैं तो होता तो ठीक है, मगर एक रिवीजन करने के लिए, एक सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए, उसके लिए हमने फॉर्मूला ड्रिल करके एक सीरीज बनाई थी। और जो हमने सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन्स में नहीं, हमने पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दी। मेजरमेंट का शायद नहीं दे पाए थे आखिरी में, नहीं यस, मेजरमेंट यस नहीं सर, हो यस, पाया था, मेजरमेंट मगर यस सर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अपन ने पूरी फॉर्मूला ड्रिल कंप्लीट करी, यस, जिसमें मतलब सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मुलेज, और एक फॉर्मूले पे एक ही क्वेश्चन। सबसे अच्छी चीज ये है कि जितने भी है तो यस सर, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है, सारे फॉर्मुलेज रिवाइज हो जाते हैं सारे। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ फॉर्मुलेज हो, उसमें कॉन्सेप्ट्स भी हमने रखे थे कि यार यस ये सर। वाला जो कॉन्सेप्ट है ये याद होना चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट पे भी एक क्वेश्चन था। सर मैंने पेपर से जस्ट 10 डेज़ मतलब जब पेपर के लास्ट 10 डेज़ बचे थे, और ये सर मैंने ईएसी भी दिया था, तो ईएसी और मतलब गेट के पेपर में 7 डेज़ का गैप था। तो सर इन 7 डेज़ इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं पूरे सारे नोट्स करता पूरे, तो मैंने सर फॉर्मूला डल के प्रिंट आउट निकलवा लिए थे। बिकॉज़ आपने हाँ, तो प्रिंट आउट निकलवा के सर जैसे ट्रांसफार्मर पढ़ना है, डीसी मशीन पढ़ना है, तो 2-3 घंटे में से सर वो पन्ने पलट लेता था मैं। और जो भी फॉर्मूला अटका उसे हाइलाइट कर लिया, फिर दोबारा याद कर लिया। तो मतलब लास्ट टाइम पे वो बहुत हेल्पफुल हो गया था। अच्छा, तो उसमें उसमें तो मैंने आंसर तो सही दिए नहीं थे, मतलब वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप के थे ना सारे, यस सर, एमएसक्यू थे, यस सर। एमएसक्यू भी थे, एमएसक्यू भी बहुत यस सोल्व सर, कराए। यस, यस सर, यस सर। तो वो क्या आंसर आपने टिक कर लिए थे उनमें? यस सर, मैंने वीडियोज़ में मतलब जब इन द मिड ऑफ दिसंबर जब मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिए थे, तो सर मैं एक बार वीडियो दोबारा देख लेता था पूरी। तो ओके। पहले मतलब मैं खुद जैसे आपकी वीडियो देखी, क्वेश्चन देखा, तो मैं पहले खुद टिक करता था कि इसका आंसर ये होगा। फिर आपने भी ये बताया, तो 1 लगा दिया उस पे। अगर मेरा गलत निकलता तो उसे हाइलाइट कर लेता था कि लास्ट में वही देखना है फिर। ओके, ओके। तो इससे काफ़ी हेल्प मिल गई, फॉर्मूला ड्रिल बहुत अच्छा था। यस सर, और यस सर। इसके अलावा हमने कुछ सेशंस क्लोन सीरीज़ के भी करे थे। हालाँकि यस, क्लोन सीरीज़ मशीन्स का पावर सिस्टम का नहीं हुआ था, कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के हमने क्लोन सीरीज़ करे थे, है ना? यस सर, यस सर। तो स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ कि जो क्लोन सीरीज़ हमने, ये भी एआई जनरेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमने पीवाईक्यू के क्लोन क्वेश्चंस कराए। अब आपको पता है कि गेट और ईएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है पीवाईक्यू क्वेश्चंस की। तो हम सारे क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू के ऑलमोस्ट 95-96% क्वेश्चंस तो पीवाईक्यू सारे प्रैक्टिस कराते ही क्लास यस में, सर। है ना? सारे अपन ने यस वही सर, प्रैक्टिस सारे हो कराई। गए थे। यस सर, सारे ही हो गए थे। वो तो हमने करे थे, मगर क्लोन पीवाईक्यूज़ बनाने का रीज़न ये था कि जिससे एक स्टूडेंट को क्या होता है, कई बार पीवाईक्यू सॉल्व करते-करते याद भी हो जाते हैं, आंसर्स याद हो जाते हैं। यस तो सर। उससे वही कॉन्सेप्ट उसको उसी तरीके से अगर पूछा जाए, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। और इस बार हम लोग की प्लानिंग है कि क्लोन सीरीज़ मैं इलेक्ट्रिकल मशीन में भी लेकर आऊँगा, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट में भी लेकर आऊँगा। मतलब ये क्लोन सीरीज़ जितने सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा सारे मैं लेकर आऊँगा, जिससे स्टूडेंट को दोनों चीज़ें, फॉर्मूला ड्रिल और क्लोन सीरीज़, ये एक नई चीज़ है जो अभी तक किसी भी अगर आप इंस्टीट्यूट में देखेंगे तो उन लोगों ने नहीं करा है, और ये हम कर रहे हैं जिससे कि स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट हुआ है लास्ट ईयर भी, और इस बार भी होने वाला है। आदित्य, इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट पढ़ना ठीक है, कोर सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट पढ़ना, थ्योरी पढ़ना तो ठीक है, मगर क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेबिलिटी, या जैसे क्वेश्चन सामने आता है, अब उसमें इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि गेट और ईएससी में तो आप क्वेश्चन देखते हैं बहुत बड़ा रहता है, तो यस सर। उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी कैसे डेवलप होती है, या फिर स्टूडेंट को शुरुआत में क्या दिक्कतें आती हैं उसको, और वो कैसे डेवलप होता है, और आपने कैसे डेवलप किया? सर मतलब फॉर मी जो काम वर्क किया मेरे लिए, सर जैसे आप जो क्लास में क्वेश्चंस कराते थे, मतलब पीवाईक्यू होते थे और आप एडिशनल भी क्वेश्चंस कराते थे, तो सर मैं सबसे पहले मतलब जब घर पे मतलब जब खुद पढ़ता था, तो पहले मैं सारे नोट्स, फॉर्मूला, शॉर्ट नोट्स बना लिए, फिर सर मैं वही क्वेश्चन 3-3 4-4 बार लगा लेता था, सेम रिपीट करके। एंड सर फिर आप जैसे आपने मेंशन किया क्लोन सीरीज़, तो मतलब मैंने सर रेदर गोइंग टू अ डिफरेंट मटेरियल या डिफरेंट वर्कबुक जो थोड़ा आउट ऑफ मतलब कभी-कभी जो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें फॉर्मूले थोड़े बड़े होते हैं, या कोई अगर एरर आ जाता है क्वेश्चन में, तो सर फिर दिमाग वही रहता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि यार यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लग रहा, तो वहाँ पे कैसा लगेगा, अभी तो पढ़ा ही हुआ है हमने। तो सर मैंने वो चीज़ एलिमिनेट कर दी थी एट द एंड में आते-आते, मैं सिर्फ़ क्लास के क्वेश्चन और पीवाईक्यू और क्लोन सीरीज़, उसी को बार-बार, बार-बार रिपीट करता था।
बिकॉज़ सर मेरा माइंडसेट ये था कि चलो नया क्वेश्चन आ भी गया, आउट ऑफ 40 मार्क्स अगर मैक्स टू मैक्स 10-12 नंबर के नए क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन आ भी गए तो छोड़ सकते हैं सर। मतलब अगर बाई चांस अगर हम उसी एक क्वेश्चन के पीछे जाते रहेंगे तो फिर जो पढ़ा है वो भी नहीं चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सर एक इंडक्शन मशीन का क्वेश्चन आया था, उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूछा था, वो कितनी बार क्लास में किया था मतलब, तो वो क्वेश्चन देख के स्ट्राइक हो गया था कि इसका फॉर्मूला ये है। उससे मतलब थोड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी पर आंसर करेक्ट था एकदम उसमें। तो वही क्लास के रिपीटेड क्वेश्चंस करे थे। ट्रांसफॉर्मर का सर एक आया था फेजर डायग्राम वाला, उसमें आपने 7-8 केस बनवाए थे तो वही 4-4 बार रिपीट कर लिए थे, तो वहाँ पे कोई डाउट नहीं रहा था मतलब पेपर में। तो स्टूडेंट्स को मैं ये भी बता दूं कि जब स्टूडेंट तैयारी करता है ना तो होता यही है कि जैसे मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके सारे पीवाईक्यू लगवा लिए। आज के टाइम में अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखें तो 25 से 30 सालों के पीवाईक्यू अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। यस सर, यस सर। और हम तो कोशिश करते हैं कि मेरा ये मानना रहता है कि मैं क्लास में ही पीवाईक्यू सॉल्व कराता हूँ, जिससे उसमें वो कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए स्टूडेंट में कि यार ये क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ा देना और कुछ क्वेश्चंस फैकल्टी के द्वारा करा देने से स्टूडेंट का माइंडसेट नहीं तैयार होता है। स्टूडेंट के साथ उसकी माइंड को उस तरीके से बनाना कि यार जब ये हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इंडक्शन जो मशीन का ये क्वेश्चन एक बता रहा है स्टार्टर्स का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, तो वो यस माइंडसेट डेवलप करना कि क्वेश्चन को देखकर हमें कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि शुरुआत में जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे अप्रोच दिखने लग जाते हैं, ऐसे भी तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो वो माइंडसेट कैसे डेवलप होगा, फैकल्टी जब स्टूडेंट के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करे। इसीलिए हमारा जो इलेक्ट्रिकल मशीन है वो 250-300 घंटे का यस सर। इलेक्ट्रिकल पूरा मशीन जाता है। पूरा जब 3 साढ़े 3 महीने चलता है पूरा। हाँ, 3 साढ़े 3 महीने इलेक्ट्रिकल मशीन चलता है, फिर 2 महीने पावर सिस्टम, 2 महीने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बड़े-बड़े सेशंस हमारे चलते हैं। उसका कारण ये है कि कॉन्सेप्ट भी हम बिल्ड कराते हैं, साथ ही साथ हम क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेबिलिटी भी बनवाते हैं। अब जब ये क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेबिलिटी हम बनवा देते हैं, मेरे साथ ये एक आता है आदित्य, स्टूडेंट मेरे पास इसके बाद मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर ये तो ठीक है 25-30 सालों के हमने पीवाईक्यू लगा लिए हैं, सर और क्वेश्चंस कहाँ से करें? अब जैसे आदित्य ने बताया बिल्कुल सही है। अब क्या होता है कि कई ऐसी प्रैक्टिस बुक्स आती हैं जिसमें आप कर सकते हो, ठीक है, मगर प्रॉब्लम यही है, वो क्या करता है गेट और ईएससी जिस पैटर्न में अभी तक क्वेश्चन पूछ रहा है उस पैटर्न से वो दूर ले जाने की कोशिश करता है टफ क्वेश्चन बनाने के चक्कर में। मैं बता रहा यस हूँ सर। कि रियलिटी है। यस सर। वो कुछ नया फॉर्मूला ले आएगा, कोई दूर का खोज के एक फॉर्मूला ले आएगा, उस पर एक क्वेश्चन दे देगा, स्टूडेंट बोलेगा यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब इसको मैं पढ़ूँ, उसको फॉर्मूले को लगाऊं। मगर मुझे लगता है ये गलत तैयारी है। क्या होता है स्टूडेंट अपने माइंडसेट से हट गया और वो उधर की तरफ भागने लग गया। उससे बेटर ये है कि हम उन्हीं पीवाईक्यूज को दोबारा लगाएं। जैसे आदित्य ने बता रहा है कि 3 से 4 बार उन क्वेश्चंस को लगाया, और मेरा क्लोन सीरीज चालू करने का भी यही रीजन है। मैं इसीलिए चाहता हूं कि वो पीवाईक्यू लगाएं फिर क्लोन सीरीज वाले क्वेश्चंस लगाएं, तो क्वेश्चंस डिफरेंट भी हो जाएंगे, डेटा भी डिफरेंट हो जाएगा, मगर पैटर्न वही होगा जो गेट और ईएससी का है, जिससे स्टूडेंट यस ज्यादा दूर भी नहीं जाएगा और उसकी प्रैक्टिस उसी कॉन्सेप्ट पे बार बार बनने लग जाएगी, यस सर। है ना। तो ये एक बहुत सर सर एक्चुअली जब पढ़ते हैं तो लगता है कि मतलब बहुत डेप्थ में पढ़ लिया है, तो मुश्किल क्वेश्चन भी लग ही जाएगा, और लग भी जाता है उस टाइम पे इधर उधर सोर्सेज से। बट सर वो टाइम होता है मई जून का, बट सर जब दिसंबर जनवरी आ जाता है तो फॉर्मूला ही याद रह जाए ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर उस टाइम हमने मतलब एक सेट ऑफ क्वेश्चन ही बार बार लगाए हैं तो मतलब माइंड क्लिक कर जाता है। और एंड सर फिर काफी आपने रिवीजन भी कराया था, मैंने आपसे बोला मतलब बात भी मैं आपसे कितनी बार पूछा भी था कि सर वो मशीन्स भूल रहे हैं कैसे होगा, कुछ याद नहीं आ रहा, बट अपने दिसंबर में सीरीज भी ली थी रिवीजन वाली, तो उससे भी शॉर्ट नोट्स अच्छे बन गए थे मतलब, दोबारा नहीं, रिवीजन हो गया था। हाँ, ये एक ऑनलाइन का स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होता है। स्टूडेंट अक्सर कंपेयर करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, मगर ऑनलाइन में फैकल्टी शुरुआत से अभी मार्च अप्रैल से जो जुड़ते हैं हम स्टूडेंट्स के साथ, पूरा मेरे को लगता है फरवरी तक हम लोग छोड़ते नहीं हैं। हाँ, कुछ इस बार तो कुछ थोड़ा रीज़न हो गया था मेरे साथ फैमिली का, तो थोड़े दिन के लिए मैं बीच में हट गया था। मगर वैसे तो स्टूडेंट के साथ पूरे टाइम रहते हैं, चाहे वो रिवीजन हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, नए क्वेश्चंस लेकर आना हो। तो यस इससे क्या होता है, और स्टूडेंट बोलते भी हैं, बोले सर मशीन्स तो हमने कर लिया, पावर सिस्टम चल रहा है, चलो ये भी अच्छा चल रहा है, मगर सर मशीन्स याद नहीं आ रहा है। ऐसा एग्जैक्टली भी सर, एग्जैक्टली सर, वो होता है बहुत ज़्यादा। सर, फिर कैसे याद आएगा, ट्रांसफार्मर इंडक्शन तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, अभी कैसे होगा। तब मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, अब दिसंबर जब आएगा, नवंबर आएगा, तो अपन जब रिवीजन करेंगे तो सब याद आ जाएगा, और आ जाता है आखिरी में। ऐसा यस कुछ सर, नहीं यस होता कि अपन भूल गए, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है कि स्टूडेंट को लगता है कि अरे यार बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया अब दिमाग में, कहाँ से अब अपन इसको करेंगे। तो ये भी अच्छा रहा, है ना। तो बढ़िया है। और बाकी अगर पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, मशीन्स तो नो डाउट हम बोलते हैं कि मशीन्स रिलेटिवली टफ सब्जेक्ट होता है, मगर पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसको कैसे आपने डील किया और कैसे मतलब लगा आपको वो सब्जेक्ट्स?
सर पावर सिस्टम में मतलब जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो मतलब पावर सिस्टम 2 से आते हैं, फॉल्ट, स्टेबिलिटी और फिर सीक्वेंस कंपोनेंट वाले से इस बार भी आया था सर क्वेश्चंस उस पे। और सर जो ट्रांसमिशन लाइन वाले क्वेश्चन है स्टार्टिंग के पार्ट है वो थोड़ा मतलब आउटडेटेड है, उससे शायद नहीं आते। इस बार तो नहीं था, मतलब आई गेस एक आध हो, पता नहीं। तो बट आपने सर जब मतलब पावर सिस्टम आपने 2 से स्टार्ट कराया था हमें, फॉल्ट वाले टॉपिक से, तो स्टार्टिंग में सर थोड़ा जोश ज़्यादा था, तो जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे फॉल्ट, स्टेबिलिटी, वो सब अच्छे हो गए थे और मतलब वही उसी से क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज़ सर काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में जोश अच्छा रहता है और फिर कंसिस्टेंसी भी रहती है। तो सर वो जो चीज़ है वो बहुत अच्छी क्लियर हो जाती है उस मतलब जो आपका पढ़ाने का सीक्वेंस है, आप 2 मतलब थोड़ा अलग है, आप 2 पहले कराते हैं, 1 बाद में कराते हैं और मतलब सही है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। हुँ। मतलब इट वर्क्ड इन द एग्ज़ाम। हाँ, बिल्कुल। और ये क्या होता है जब नॉर्मली पावर सिस्टम पढ़ाया जाता है नॉर्मली, तो 1 हमेशा पहले पढ़ाए जाते हैं जिसमें ट्रांसमिशन लाइन हो गई, ठीक है, आपका इकोनॉमिक लोड डिस्पैच हो गया। फिर पावर सिस्टम 2 पढ़ाया जाता है जिसमें कि फॉल्ट एनालिसिस और पावर सिस्टम स्टेबिलिटी होता है। मगर मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ, हमेशा मैंने आज तक नहीं, हमेशा से जब से पढ़ाया है, तब से ही फॉल्ट पहले पढ़ाता हूँ। मेरा कहना ये होता है कि जब सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, तो स्टूडेंट में एक अलग जोश, जुनून होता है और उस समय वो टॉपिक हम पढ़ें जिसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा हो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो। फॉल्ट और स्टेबिलिटी वन ऑफ द टफेस्ट आप सब टॉपिक यस बोल सर। सकते हैं 4 सब्जेक्ट्स में। और उसको हम इतने मस्त तरीके से पढ़ते हैं, इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं कि काफ़ी अच्छा मतलब बन जाता है। टफ भी है। आया भी था सर, ज़ीरो सीक्वेंस का एक क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड और फेज़ एंगल पूछा था। यस। तो बिल्कुल ये इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग अपनी तैयारी में भी क्या होता है कि हर फैकल्टी के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा-सा स्टूडेंट के हिसाब से मैंने सोच के करा है और ये नो डाउट आप देख रहे हैं कि अगर रैंक आ रही है इसका मतलब ये सही जा रहा है। मेरे को खुद सर खुशी होती एक वो चीज़ भी थी, आपने इकोनॉमिक वो डिस्पैच नहीं, लोड फ्लो एनालिसिस आपने जो पीवी बस निकालने सिखाया था, उसमें सर वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें न्यूटन रैप्सन को सॉल्व करना और सारे मेथड को सॉल्व करना। पर जो आप मतलब उस टाइम आपने बताया था कि बस से ही क्वेश्चन आएगा, और सर वही क्वेश्चन आया एकदम, कि नंबर ऑफ बसेस निकालनी थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता हाँ, बट जैकोबियन मैट्रिक्स की वो था। यस सर जैकोबियन वाला क्वेश्चन था। तो मैं मतलब मैं लास्ट में नहीं पढ़ पाया था सर उतना, मतलब जितना आपने कराया था मैं उतने ही पढ़ के चला गया था कि ठीक है, जो अगर आ भी जाएगा तो क्या कर सकते, नहीं हो पाया था रिवीजन एंड तक बहुत ज़्यादा। तो पर उसी से क्वेश्चन आया, मतलब एग्ज़ैक्ट सेम। यस, तो ये वो मतलब उसका पॉइंट ऑफ रीज़न व्यू। भी होता है। आदित्य, क्या होता है जो फैकल्टीज़ हैं, अनअकैडमी में आप फैकल्टीज़ देखेंगे सब 15 साल से ऊपर एक्सपीरियंस वाले हैं। तो क्या होता है कि हमें भी एक मोटा-मोटा जब इतने सालों से पढ़ाते हैं ना, तो एक समझ में आ जाता है कि हाँ यार, ये पार्ट है इतना, तो स्टूडेंट को कर लेता है तो वो काफ़ी कुछ चीज़ें अप्रोच कर जाएगा। यस सर, यस सर। 5-10% तो हम तब भी मान लेते हैं कि यार 5-10% जैसे आपने शुरुआत में ही बताया कि 5-10% ऐसे क्वेश्चन आएँगे जो आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ जो अभी तक चला आ रहा है ट्रेंड, यस सर, उससे हट यस। के आते हैं। मगर 80 टू 90% एक एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको बता सकता है कि किन टॉपिक से क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको फ़ायदा मिलता है। अच्छा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का के बारे में बताएँगे आप? सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एससीआर पहले किया था, उसी से क्वेश्चन आए सेम बिल्कुल, मतलब चॉपर से क्वेश्चन हमने एससीआर किया था, फिर हमने चॉपर किया था। तो सर पहले तो टॉपिक स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, उस प्रैक्टिस भी ज़्यादा रहती है, और सर उसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, फार्मूला बेस्ड। हुँ, हुँ। तो मतलब वो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सर जो सीक्वेंस थी और जो क्लोन सीरीज आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कराई थी, वो भी उससे काफ़ी हेल्प हुई, बिकॉज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर मतलब फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा होते हैं, उसको हुँ, रिवाइज करना मतलब आरएमएस एवरेज, तो बहुत ही टफ, मतलब टफ टास्क हो जाता है उसको रिवाइज करना। तो सर क्वेश्चन क्लोन सीरीज के प्रैक्टिस से वो फॉर्मूले ज़्यादा देर तक रिवाइज रहे, मतलब तो हुँ, उसमें जो क्लोन सीरीज वाला पार्ट था उसमें काफ़ी हेल्प करी। हुँ, हुँ। उसमें आप लाइव थे हाँ, हाँ। यूट्यूब पे 7 बजे। नहीं, हाँ, सुबह क्लोन सीरीज 12 बजे होती थी, फॉर्मूला ड्रिल 7 बजे होती थी लास्ट में। क्लोन सीरीज़ 12 बजे, राइट, 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 और राइट। फॉर्मूला ड्रिल 7 बजे हो गई थी, 7 या 8 बजे। शाम को 7 बजे करते थे हम। यस सर। सर मशीन्स में स्टार्ट 12 बजे से हुई थी फॉर्मूला ड्रिल, फिर हुँ। पावर सिस्टम में भी 12 बजे ही करी थी हमने, बट सर क्लोन सीरीज फिर 12 बजे हो गई थी और फॉर्मूला ड्रिल लास्ट में 7 बजे होती थी। अब आप लोग सोचिए कि 3 घंटे तो हम थ्योरी पढ़ते थे। 1 घंटे, 1 डेढ़ घंटे, 1 घंटे अपन क्लोन सीरीज़ लगाते थे। 1 घंटे फॉर्मूला ड्रिल लगाते थे। स्टूडेंट मेरे से यही बोलते हैं, "दिन भर सर ऐसा लगता है आपके साथ ही यस सुबह सर, से शाम तक यस रहते सर, हैं।" यस, नहीं? यस सर, यस सर, सेम। और मैं बोलता भी यही था कि बस मेरे लिए कोर सब्जेक्ट के लिए तुम लोग मेरे को ये 5-6 घंटे दे दो। 5-6 घंटे के बाद मैं ये बोलता भी था इन लोगों से कि तुम लोग जाके ना नॉन कोर भी पढ़ लेना, नहीं तो मालूम है स्टूडेंट आखिरी में ये कंप्लेंट करता है कि कोर कोर तो ठीक है, हम रोज़ पढ़ते आए हैं, नॉन कोर में टेंशन हो जाती है सर आगे। मतलब आपसे इतना इंटरेक्शन रहता था, तो ये जो पेपर की जर्नी है पूरी, तो उसमें रहता है कि देयर इज समवन, किसके अगर कोई दिक्कत हो तुम जा सकते हैं, बिकॉज सर ऑनलाइन में थोड़ा डिस्टेंस लर्निंग रहता है, बट आप हमेशा अवेलेबल रहते थे पूरे टाइम, सुबह फिर फॉर्मूला ड्रिल,
तो ऐसा लगता था कि एक आंसरेबिलिटी आ जाती थी कि कल क्लास आए क्यों नहीं, क्या, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, तो वो बहुत बेटर पार्ट लगता है, मतलब सही बात। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। हाँ, स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ अनअकैडमी का जो इंटरफेस है वो इतना शानदार है कि भले ही हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, मुझे आदित्य आज तो दिख रहा है, नॉर्मली तो नहीं दिखता है आदित्य, आदित्य तो सिर्फ चैट बॉक्स में दिखता है, मगर वो एक कनेक्शन एक ऐसा बन जाता है और एक वो माहौल ऐसा क्लास का बनता है यस सर, कि यस सर। वो दोनों से बनता है, फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों से बनता है और इतना अच्छा बनता है कि आखिरी में जब वो क्लासेस खत्म होती हैं तो एक थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं यस स्टूडेंट। सर, यस सर, ट्रू ट्रू। अरे यार रोज तो हम मिलते थे, रोज सुबह आके गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आदित्य, गुड मॉर्निंग सुरुचि, और सब लोग स्टूडेंट्स रहते हैं और फिर इतने दिनों बाद अब वो बिल्कुल सब अब नहीं होगा, आगे नहीं यस मिलेंगे। सर। तो वो उसका रीजन ही ये है कि वो जो क्लास का जो माहौल है और जो साल भर चलता है। अभी मैं ग्रुप में भी देख रहा था आदित्य, एक दिन कोई स्टूडेंट बोल रहा था, बोले मयंक सर की 7 बजे क्लास है सर, 7 बजे मत लो। फिर दूसरा स्टूडेंट बोलता है सर की क्लास सुबह 7 बजे होती है, फिक्स है, फिक्स फिक्स है। है, बस 7 बजे फिक्स है, पूरे 365 डेज यस तुम सर। आ जाओ। तो वो वही मिलना है और वही चीज़ है, तो नो डाउट सर वो वो। एक पोल वाली चीज़ भी बड़ी मस्त होती थी कि आप कहते थे कि कल क्वेश्चन कराऊँगा और पोल होता था। तो सर उसमें एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन रहता था, उसके बाद वो ग्रुप पे रिज़ल्ट आता था कि उसको जो, और कांग्रेचुलेशंस हमेशा फर्स्ट 3 के लिए लिखा होता था। तो कभी-कभी सर मैं 7th 8th पे भी आया था, तो कभी-कभी लिस्ट में नाम भी नहीं होता था। मुझे लगता था कि यार अब बड़ी बेइज़्ज़ती हो रही है, तो अगली बार अच्छा करना पड़ेगा। तो एक उससे पढ़ने का मोटिवेशन रहता था कि आज छोड़ दिया तो फिर कल क्लास में बेइज़्ज़ती पक्की है उसके बाद, क्योंकि क्वेश्चन होगा और फिर नहीं लगेंगे वहाँ पे। सही बात है। मतलब वो उसका रीज़न ही ये था आदित्य कि 3 लोग को हम लोग इसलिए बोलते हैं कि जैसे स्टूडेंट को लगे कि यार मेरे को 3 में आना है। यस सर, और यस सर। और अच्छा भी लगता था कि वो एक मतलब जैसे अब क्लास स्टार्ट हुई तो सब मतलब लाइव आने की कोशिश करते थे कि आज लाइव में आएँ और अच्छे आंसर्स दें। यस और सर। मज़ेदार है नो डाउट यार ये तैयारी। पूरा साल कब निकल गया पता भी नहीं चला। सही और बात। इलेक्ट्रिकल को मतलब मुश्किल नहीं लगा, मेन बात ये थी। कंफर्टेबिलिटी में मतलब वैसे मुश्किल है बहुत। हाँ, क्योंकि मुश्किल तो कुछ होता नहीं है ना आदित्य, मैंने बताया था। टफ आपने एक इंडक्शन मशीन वाला बताया था, रिलेटिव स्पीड वाला, हेलीकॉप्टर मेथड। हेलीकॉप्टर मेथड वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो बड़ा यूनिक मेथड था, मतलब याद रखने के लिए। असल में कोई चीज़ फंडामेंटली क्लियर हो ना आदित्य, तो मुझे लगता है कि उसको पढ़ने में भी मज़ा आता है, ऐसा नहीं है। यस सर। मज़ा कब नहीं आएगा मालूम है? जब आप कहीं अपने आप से चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग मतलब आपको कोई फंडामेंटल बात पता नहीं है और उस कॉन्सेप्ट को बस पढ़ के उसे कैसे भी करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। भई तभी तो यस सर, चीटिंग है, यस। और चीटिंग है मतलब वहाँ पे मज़ा आपको आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड रहेगा, अरे यार ये मेरा कहीं पे वीक है, ये बात मेरे को पता नहीं है, फिर भी मैं इसको सॉल्व करके खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। यस मगर सर। हमने जो भी पढ़ा, चाहे मशीन पढ़ा, चाहे पावर सिस्टम पढ़ा, चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, हर चीज़ को एकदम बेस से स्टार्ट किया और डेप्थ यस तक ले गए, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, चीज़ों को अच्छी तरीके से खत्म भी किया। यस तो सर। इसीलिए ओवरऑल जो जर्नी रही, वो मज़ेदार भी रही। यस सर। और सर एकदम टू द पॉइंट, सारे कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट थे जो क्वेश्चन में पेपर में आते हैं सच में। हुँ। कोई भी डेविएशन नहीं था कि एक्स्ट्रा भी नहीं लगा बहुत, मतलब पॉइंट टू पॉइंट रहता है, तो सर रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है, और लगता है कि फिर हर टॉपिक वेटेज वाला, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच भी सर डायरेक्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल वही। और नहीं, अब आप ओवरऑल देखोगे तो आदित्य बनते हैं क्वेश्चन, यार मालूम हर साल मेरे पास यस स्टूडेंट्स सर। आते हैं, रैंकर्स आते हैं, तो अपना जो कंटेंट है पूरा का पूरा, और इतना कंटेंट मैं तो यही बोलता हूँ आदित्य कि तुम रोज़ 3 घंटे मेरे पास आ रहे हो, अपन 3 घंटे साथ में पढ़ रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि अपनी क्लास में इतना टाइम वेस्ट होता भी नहीं था। तो 3 घंटे अपन बिल्कुल टू द पॉइंट बातें करते थे और पढ़ते थे। तो मुझे लगता है कि अगर अपन साल भर 3 घंटे रोज़ पढ़ रहे हैं, तो कोर कैसे वीक रह सकता है? कोर तो स्ट्रॉन्ग होना ही है, और 80% क्वेश्चन तो मुझे लगता है स्टूडेंट बना ही सकता है। 80 टू 90% तो हम बोल ही यस सर, सकते यस सर, हैं, यस बना सर, यस सकते हैं सर। बिल्कुल आसान है। और कोर सब्जेक्ट में अगर 80 टू 90% बना लिए, तो नॉन कोर भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब आप देखो जिसने कोर मशीन पावर सिस्टम पढ़ा है, तो उसका नेटवर्क अपने आप फंडामेंटल्स यस सर, काफ़ी सर। क्लियर होने लग जाते हैं, आपको चीज़ें दिखने लग जाती हैं। फॉल्ट में इतना सारा थेवेनिन थ्योरम यूज़ करते हैं बार-बार, तो हुँ, वो उसका हो जाता है। एंड सर मैंने इसरो का भी दिया था अक्टूबर 25 में पेपर, तब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर चल रहा था, कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तब भी सर मतलब उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मशीन्स वगैरह के थे, तो इसरो भी हो गया था क्लियर। हुँ, हुँ, तो हुँ। सर वो हर पेपर में फ़ायदा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भी मैं स्टूडेंट्स को बता दूँ, कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर गेट ईएससी की हम तैयारी करेंगे, तो बाकी जो पीएसयू सेपरेट एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उसमें फ़ायदा होगा कि नहीं? बिल्कुल, अगर आप गेट और ईएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो बाकी एग्ज़ाम निकालना और
ईज़ी हो जाता है। यस सर। सिलेबस वही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे सिलेबस में बातें हो सकती हैं, मगर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। 90% सिलेबस ऑलमोस्ट सब एग्जाम में सेम रहते हैं। थोड़ा बहुत 5-10% होता है, वो आप तैयारी करें और आपका सारा एग्जाम सर निकल। कोर का वेटेज उसमें ज़्यादा ही हो जाता है इनफैक्ट, जो यस, यस। उसमें बाकी मैं काफ़ी देखूँगा। काफ़ी ज़्यादा रहता है कोर का वेटेज। नॉन कोर बहुत, मतलब नॉन कोर आता है, बट कोर बहुत, अगर कोर ढंग से नहीं किया तो फिर क्लियर बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है। हाँ, कोर के बिना तो देखो नहीं है। देखो आदित्य, कॉम्पिटिटिव जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं ना, तो हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए सिलेबस 100% करने की। यस सर, आप यस सर। सोचोगे कि यार मेरे को 60 मार्क्स लेकर आते हैं, मैं 60% सिलेबस करके चले जाऊँ, तो पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। तो इसलिए सिलेबस कंप्लीट करना है तो कोर सब्जेक्ट के बिना तो हो नहीं सकता है, और अच्छी रैंक लाना है तो बिना कोर सब्जेक्ट के होगा नहीं। नहीं हो सकता सर, मतलब जब पहले नहीं किया था तो तब भी मैंने दिया था 1-2 पेपर तो निकले नहीं थे वो। हाँ, रीज़न यही है। चलो तो बढ़िया, ये अच्छा लगा। मेरे को लगता है कि आपके इससे बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी आदित्य। बाकी मैं स्टूडेंट्स को बता दूँ कि अभी 10th ऑफ अप्रैल से सुबह 7 बजे से फिर से हमारा पूरा कोर्स सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह 7 बजे अनअकैडमी पे, और शायद पहली क्लास यूट्यूब पे ही होगी, तो स्टूडेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट अपने इलेक्ट्रिकल कोर को जोरदार बनाना चाहते हैं, गेट 2027 या ईएससी 2027 देना चाहते हैं, और कोर को जबरदस्त तरीके से इंटरेस्टिंग वे में रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं विथ फॉर्मूला ड्रिल एंड क्लोन सीरीज में, ये दो चीजें बता दूं, फॉर्मूला ड्रिल एंड क्लोन सीरीज जो एआई बेस्ड हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसकी भी स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिल रही है, जैसा अभी आदित्य ने यस बताया सर। अभी। तो बिल्कुल स्टूडेंट को मिस नहीं करना है, जिनको कोर सब्जेक्ट आसानी तरीके से बेस्ट तरीके से बनाना है और अच्छी रैंक लेकर आना है, तो 10th अप्रैल को सुबह 7 बजे इलेक्ट्रिकल मशीन में हमसे जुड़ जाइए। ठीक है आदित्य, चलो बाकी थैंक यू सो मच, अच्छा थैंक लगा। यू सो मच सर। अपना थैंक यू मेन सो मच मोटिव इस सर। इंटरव्यू का यही है कि जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, आगे की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए एक उनके दिमाग में जो क्वेश्चन होता है कोर सब्जेक्ट्स के लेकर, वो आपने काफ़ी हद तक चीज़ों को क्लियरली बताया है, और आई होप इससे काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा और आगे चल के एक अच्छी रैंक ला पाएंगे। सर मैं भी ज्वाइन करूँगा कोर्स, से रिवीजन भी हो जाएगा और शेड्यूल भी बहुत मैं सही मेंटेन रहता है पूरे दिन का। अच्छा, चलो ठीक है, चलो यस तभी आओ यस 7 बजे। हाँ, क्योंकि अभी आदित्य को ईएससी भी देना है ना आगे यस के सर। लिए। यस यस सर। यस सर। चलो, तो आदित्य भी हमारे साथ जुड़ेगा ही, तो मैं बोलूँगा कि और भी स्टूडेंट्स आएँ, बढ़िया गेट ईएससी की तैयारी करें, आदित्य भी हमारे साथ रहेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, है ना? थैंक थैंक यू यू सो मच आदित्य, सर। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर।